अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरियाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। इस साल प्रीमियर लीग में फुलहैम की शानदार कारकर्दगी, कैसे बना फुलहैम के लिए ये तारीख साज सीजन। पाकिस्तान में फुटबॉल से मुतल्लिक कुछ अहम खबरें। नेशनल चैलेंज कप का आगाज कर दिया गया। फीफा के इफ्तिताही मैच से कबल न्यूजीलैंड में बड़ा हादसा कैसे पेश आया। मैनचेस्टर सिटी के स्टार खिलाड़ी ने सऊदी प्रो लीग को ज्वाइन कर दिया। सऊदी प्रो लीग में बड़े खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी और इसके साथ ही फैंस के लिए एक और बड़ी खबर। मेजबान न्यूजीलैंड की फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में तारीख साज फतह। ऑस्ट्रेलिया ने फीफा वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीत लिया। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में शामिल करेंगे फुलहैम की टीम के बारे में। जी हाँ, बहुत ही शानदार कारकर्दगी उनकी इस सीज़न में रही है और तारीख साज सीज़न प्रीमियर लीग में रहा। आफरीदी, बताइए फुलहैम के लिए ये तारीख साज सीज़न क्यों, कैसे बना, इससे पहले क्या कारकर्दगी उनकी रही है हिस्ट्री में, थोड़ा सा टीम के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। यूजुअली फुलहैम जो है वो प्रमोट होती है और फिर अगले सीज़न रेलीगेट होती है। अच्छा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि उनका जो ओनर है वो ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है शाहिद खान है। अच्छा। तो ये भी एक तरह से पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी है प्रीमियर लीग में। तो इनकी शुरुआत 1878 में हुई थी। मतलब ये ओल्डेस्ट लंदन क्लब है। लंदन में जितने भी बेस्ड क्लब हैं, जिसमें चेल्सी, वेस्ट हैम, आर्सेनल, ये सारे क्लब आते हैं। ब्रेंटफोर्ड सबसे पुराना है, सबसे पुराना ये है। और इनका अर्ली 1920s में इनको भी एक तरह से लीग डिवीज़न का हिस्सा बने। उससे पहले जो थे वो लोअर लंदन की लीग में ही खेले थे, फिर नेशनल लीग डिवीज़न का हिस्सा बने, 4th ईयर, फिर 3rd ईयर, फिर इसी तरह प्रमोट होते होते आगे आए। लेकिन मोस्टली जो था इनका बस प्रमोशन और रेलीगेशन के साथ ही आमना सामना हुआ। असल जो इनकी अचीवमेंट थी वो 2001 में जब रियाद फयाद ने इनको ख़रीदा। अच्छा। एक ये भी गल्फ़ कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट की और क्लब ने सबसे सक्सेसफुल पीरियड जो था 2001 से लेकर 2011 तक एक तरह से अचीव किया, जिसमें उन्होंने 2011 की यूरोपा लीग फाइनल में भी रसाई हासिल की थी। जहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड ने उनको एक्स्ट्रा टाइम में फिर शिकस्त दी थी। वहाँ भी फाइनल भी बहुत अच्छा खेला। उसके बाद जब रेलीगेट हुए तो फिर 2018 में दोबारा प्रमोशन उनको हासिल हुई। वही उनका पीक था, पीक हिट करने के बाद ही सीधा नीचे गए और फिर 2018 में प्रमोट हुए। फिर 2018 के पहले ही सीज़न में वापस से रेलीगेट हुए, फिर 20 में प्रमोट हुए, फिर रेलीगेट हुए, फिर 22 में फिर से प्रमोट हुए। लेकिन इस बार इन्होंने एक तरह से ना सिर्फ प्रमोशन हासिल की बल्कि 10th पोजीशन पे फिनिश किया। आफरीदी, बता रहे थे आप इस सीज़न में क्या वो की पॉइंट्स थे कि इस दफ़ा ना प्रमोशन वाला सीन हुआ ना रेलीगेशन वाला, बल्कि सीधा टॉप 10 में आ गई। बिल्कुल, मार्को सिल्वा को इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है जो उनके मैनेजर थे। और मोस्टली जो इस सीज़न का सक्सेस है ना, वो कम्बिनेशन ऑफ टीम और प्लेयर्स, जिस तरह उन्होंने जेल किया और जिस तरह एक टीम खेले। अब इससे पहले अगर आप पीछे जाएंगे, जो 3 बार इस डेकेड में रेलीगेट हो चुके हैं, उसमें मोस्टली देखा गया है कि उनका एक ही प्लेयर होता है जो पूरी सीज़न परफॉर्म कर रहा होता है, उसी पे टीम रिलाई कर रही होती है। अब पिछली बार भी जब प्रीमियर लीग में आए थे तो पूरा सीज़न मित्रोविच के ऊपर रिलाई कर रहे थे कि मित्रोविच गोल करेगा तो हम जीतेंगे, मित्रोविच नहीं परफॉर्म करेगा या इंजर्ड हो जाएगा तो वो मैच हार जाते थे। ठीक है। इस बार इन्होंने अपना डिफेंस एक तरह से मजबूत बनाया, गोलकीपर भी अच्छा था और ओवरऑल जो टीम परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही आला थी। और इसमें क्रेडिट जो है स्काउट्स को भी थोड़ा सा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने प्लेयर्स की रिक्रूटमेंट जो थी इस सीज़न वो बहुत आला थी। मतलब छोटे छोटे क्लब से उन्होंने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऐसे खरीदे कि वो नोटिसेबल प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल जी हाँ, आपने सीज़न की हाईलाइट्स भी देखी हैं और यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं पहले, जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है, इन 11 प्लेयर्स में से एक ऐसे ये प्लेयर हैं चाओ पेलिना। ये प्लेयर हैं जो कि डिफेंसिव मिडफील्डर हैं। बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट द सीज़न। देखिए आप भी डिफेंसिव मिडफील्डर और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस, जैसे आपने कहा मिट्रोविच के साथ। अब बाकी भी जो प्लेयर्स हैं वो जेल हुए हैं, जिसकी वजह से ये सीज़न इतना अच्छा रहा है। थोड़ा बताइए हमें जाओ पेलिना के बारे में। जी बिल्कुल, जाओ पेलिना की जो सबसे एक्साइटिंग थिंग है कि इनका भी रूट क्लब जो है, जो जहाँ से ये आए हैं, वो स्पोर्टिंग लिस्बन है। मतलब स्पोर्टिंग सीपी लिस्बन में इनकी पैदाइश हुई थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस क्लब
की पैदाइश है, वो उस क्लब से ये भी आए हैं और मोस्टली इन्होंने अपना कैरियर उधर ही गुजारा है। इवन वहाँ पे भी इनको अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और शुरू में 3-4 बार इनको लोन पे भी दूसरे क्लब्स में भेजा गया। फिर जब पॉलिश हुए तो आखिर में ये 2018 के बाद 22 तक एक परमानेंट स्पेल रहा स्पोर्टिंग के साथ, जहाँ पे उन्होंने स्पोर्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और फुलहम के स्काउट्स की नज़र थी इनके ऊपर। उन्होंने प्रीमियर लीग में 2022 में ही लेके आए थे, जब प्रीमियर लीग प्रमोशन हासिल की फुलहम ने, तो नए प्लेयर्स आप रिक्रूट करते हो तो उसमें ये भी थे और मतलब अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट रिक्रूटमेंट अगर कहें प्रीमियर लीग में तो गलत चलिए बिल्कुल स्टैट्स पे एक नजर डालते हैं और देखते हैं जाओ पेलिना के स्टैट्स क्या कहते हैं। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं मैच प्लेड जो है वो 35 है, गोल 3 हैं, सक्सेसफुल पासेस जो है वो 996 हैं, क्लीन शीट्स जो है वो 9 है, टैकल्स 145 हैं, इंटरसेप्शंस 43 हैं, ग्राउंड डुअल्स 276 हैं, एरियल डुअल्स 1 जो है वो 67 है और क्लियरेंसेस जो है वो 53 हैं। बहुत ही शानदार स्टैट्स। अफरीदी, अभी फुलहम जो है वो उसमें अच्छी कारकर्दगी दी है, तो क्या और भी स्काउट्स और भी क्लब्स की नज़रें इन पे आई होंगी? जी बिल्कुल, और पहला ही सीज़न था प्रीमियर लीग में इनका और याद रहे व्यूअर्स के इनके जो टैकल्स थे वो रिकॉर्ड इन्होंने रखा है प्रीमियर लीग में। सबसे ज़्यादा टैकल्स इस सीज़न इन्होंने किए, सक्सेसफुल टैकल्स सब टीम्स में से सारी जितनी भी प्रीमियर लीग में, उसमें आप मैनचेस्टर सिटी को इंक्लूड करके सबसे ज़्यादा टैकल्स इनके थे। तो ऑब्वियसली अब लाइमलाइट में तो अच्छे खासे आ गए हैं, तो बड़े क्लब से ऑफर आ सकती है। मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीमों को खिलाड़ियों की कमी है, तो अगर ये सीज़न नहीं तो अगले सीज़न किसी बड़े क्लब में भी हमें नज़र आ सकता है। और ऐसा देखा भी गया कि जो डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं वो बहुत कम मतलब टीम्स के पास इतने मजबूत होते हैं, मतलब स्ट्राइकर्स होते हैं डिफेंस में आगे, लेकिन मिडफील्डर डिफेंसिव जो है बहुत की रोल होता है उनका, और जितना उनकी इंपॉर्टेंस है तो किसी भी टीम के लिए कि जितना वो तगड़े होंगे डिफेंसिव मिडफील्डर्स उतनी उनकी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि मैं तो 110% इस चीज़ में बिलीव करता हूं कि आपका अगर डिफेंसिव मिडफील्डर, क्योंकि ये बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर इसे कहा जाता है कि आपके डिफेंस को और अटैक को कनेक्ट करता है, और फिर इसकी खासियत तो ये भी है, हमने देखा बहुत शानदार गोल्स भी करता है। तो अगर एक प्लेयर डिफेंसिव मिडफील्डर है और वो गोल्स भी करके दे रहा है तो उससे बेहतर ट्रीट आपको मिल नहीं सकती। जी हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से जो है वो प्लेयर ऑफ द सीज़न फुलहम के हुए हैं ये। और अब हम बात करने जा रहे हैं जिस प्लेयर की, वो हैं बर्ड लेनो, और ये हैं गोलकीपर। जी हाँ, फुलहम के गोलकीपर हैं और इनकी भी शानदार परफॉर्मेंस है, इनकी भी जितनी तारीफ़ करें वो कम है। इस सीज़न इनके भी जो है वो बहुत मेजर की रोल रहा है फुलहम की इस परफॉर्मेंसेस में। अफरीदी, आर्सेनल के ये गोलकीपर थे लास्ट सीज़न, तो अब क्या पछता तो नहीं रही आर्सेनल, इतना अच्छा परफॉर्म कर गए हैं, और वहाँ से आने की क्या वजह बची? एक्चुअली में जब ये आर्सेनल में खेलते थे तो इनका एक जो है एक एरर प्रोन गोलकीपर थे कि हमेशा से मतलब पूरे सीज़न आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते थे, लेकिन बीच में 3-4 बड़े मैचेस आते थे जहाँ पे इनसे एरर हो जाता था, कोई बॉल स्लिप होके गोल हो गया या इस तरह का। हालांकि सेव्स जो अभी हमने देखी भी, सेव्स में वर्ल्ड क्लास थे तब भी आर्सेनल के लिए भी, और आर्सेनल के फर्स्ट चॉइस गोलकीपर थे। जब उनके पास राम्सडेल आए तो राम्सडेल ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि इनकी जगह ही नहीं बनती थी। लेकिन मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, क्योंकि एक सपोर्टर के होते हुए मुझे लगता है कि सेकंड चॉइस काफ़ी अच्छी ऑप्शन थे बर्ड लेनो। अब मुझे एग्जैक्ट इनके डिटेल्स का नहीं पता कि बेचने की मेन वजह ये थी कि ये सेकंड चॉइस बनना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कुछ खबरें आ रही थी कि ये क्लब को कह रहे थे कि अगर मैं सेकंड चॉइस हूँ और मैं बैकअप भी हूँ तो फिर आप मुझे बेशक किसी और क्लब में जाने दें ताकि मैं एक फर्स्ट टीम रेगुलर बनूँ। बिल्कुल, और स्टार्स पे एक नज़र डालते हैं इनके और देखते हैं कि क्या इनके अचीवमेंट्स रही हैं इस सीज़न। और ये आप देख रहे हैं मैच जो खेले हैं वो 36 हैं, सेव्स 133, क्लीन शीट्स 8, ग्राउंड डुअल्स 113, एरियल डुअल्स 1 जो है वो 276 हैं और क्लियरेंसेस जो है वो 26 है, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। अब बर्ड लेनो, आपका इनका फ्यूचर यहीं पे नज़र आ रहा है अभी फुलहम में? आपको लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, क्या इसमें भी वो वाले एरर्स थे जो आर्सेनल की टीम के साथ थे, या उनको इन्होंने बेहतर किया है और अब आगे जो है वो किसी और क्लब में जाते हुए नज़र आ रहे हैं आप? इस सीज़न तो वाकई में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है, और इसमें मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा एंगर भी था इनकी परफॉर्मेंसेस में, कि वो एक तरह से आर्सेनल को भी दिखाना चाह रहे थे कि आपने एक वैल्यूएबल एसेट को खोया है, मतलब वो अच्छे खिलाड़ी हैं। आर्सेनल में कितना अरसे के लिए थे? 1 साल ही था? 4 साल उन्होंने आर्सेनल में गुजारे, नहीं अच्छा खासा टाइम, क्योंकि ये लेवरक्यूजन से आए थे
स्टुटगार्ट की एकेडमी से निकले और फिर बायर लेवरक्यूजन में इन्होंने मोस्टली अपना टाइम गुजारा। फिर 2018 में आर्सेनल ने इनको खरीदा और 2018 से 22 से 4 साल अच्छा खासा सीजन टाइम इन्होंने गुजारा है आर्सेनल ने। और अब जब मेरा ख्याल है आर्सेनल को एक सीज़न और मौका शायद दे देना चाहिए था, जहाँ पे इतनी आगे तक आ गई थी आर्सेनल, तो शायद अगले सीज़न ये परफॉर्मेंस थी, ये आर्सेनल के लिए ही जो है इनकी परफॉर्मेंस हो जाती और रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट हो जाते। नहीं, एक्चुअली में आर्सेनल के तो फर्स्ट चॉइस ये बनने भी नहीं थे, क्योंकि अगर आर्सेनल का गोलकीपर आप देख लें तो उसने तो प्रीमियर लीग का बेस्ट गोलकीपर का एक तरह से अवार्ड उनके नाम आप उनको दे सकते हैं। जो रामसडेल हैं, आर्सेनल ने जो इस सीजन परफॉर्म किया है, रामसडेल की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस पूरे प्रीमियर लीग में थी, तो उसमें तो जगह इनकी सेकंड चॉइस की ही जगह बनती थी, लेकिन फिर इनकी स्किल्स जो है वो छुप जाती हैं और ये जिस तरह की ये परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है वो परफॉर्मेंस शायद हम ना देख पाते, लेकिन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उनकी फुलहैम के लिए और इसीलिए ये फुलहैम के लिए तारीख साज सीजन बना है। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और जी हाँ, आप देख रहे हैं हमें मौज अहमद जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। मौज, सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपको काफ़ी ख़बरें होती हैं पाकिस्तान फीफा फेडरेशन हो या स्पोर्ट्स बोर्ड हो और फुटबॉल से रिलेटेड जो पाकिस्तान में है, पिछले दिनों कुछ अच्छी खबरें आपने बताई, कुछ मिक्स वाली खबरें भी थी, तो अब जो है वो आज की डेट में क्या लेटेस्ट हैपनिंग्स हुई हैं जो आपके नॉलेज में है, हमारे व्यूवर्स के साथ और हमारे साथ शेयर कीजिए। जी हाँ, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से ऑन बिहाफ एंड फॉर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें नेशनल जो कप चैलेंज है 2023 का, उसके लिए टीमों को उन्होंने नोटिफाई किया है अच्छा कि अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो कंफर्म करें। ये इसका थोड़ा सा नेशनल कप जो चैलेंज कप है इसका भी थोड़ा ब्रीफ कर देंगे, ये क्या है और किसके लिए होता है, लाइक इसके कौन सी टीमें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उसके बाद ये कौन सी डिवीज़न है? ये बी डिवीज़न है जनाब, और सेकेंड टियर की लीग्स हैं इसमें, और इसमें डिपार्टमेंट्स भी हिस्सा लेते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन है, पुलिस है, आर्मी है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें हिस्सा लेती हैं। ऐसे गार्डन्स की टीम आप देखेंगे इसमें मुकाबला करते हुए। और अभी उन्होंने नोटिफाई किया है कि वो अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म करें और बताएं सितंबर 10 तक कि वो टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए। एक कड़ी नज़र आ रही है कि प्रीमियर लीग करवाने के लिए ये जो पोस्ट, ये भी एक उसी की कड़ी आपको लगता है? जी एग्जैक्टली, टॉप फ्लाइट से पहले यानी कि जो टॉप टियर है पाकिस्तान प्रीमियर लीग, इवेंचुअली इन टीमों का भी हदफ यही होता है, इवन इफ समबडी विंस, उनकी कोशिश यही होती है कि दे गेट देमसेल्व्स प्रमोटेड। आगे से क्या रिस्पांस आपको लग रहा है, क्या हमारी ये सेकंड टियर की टीम्स जो हैं वो रेडी हैं इस नेशनल चैलेंज कप के लिए, या ये फिर मामला जो है वो तूल पकड़ जाएगा और टीमें पूरी नहीं होंगी और फिर वही मसले मसाइल? सवाल आपका बड़ा रेलेवेंट है, लेकिन इस बारे में अभी जो मुबहम सी सूरत हाल है ना, वो इस वजह से है कि जो फेडरेशन है उसके इंतज़ामी मामलात के हवाले से आपके पास आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं जिन पर कभी यकीन किया जा सकता है और कभी नहीं किया जा सकता। समटाइम्स यूर इन अ पोजीशन कि आप यकीन नहीं कर सकते कि यार ये खबर मुझे दुरुस्त नहीं लग रही। अब ऐसी सूरत हाल में कौन सी टीम उसी इंतज़ामिया के ज़ेरे इंतज़ाम होने वाले किसी टूर्नामेंट में दस्तयाबी देती है या किसी, बहरहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात अगर फिर भी टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड देखा जाए तो खुशाइंद ये है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अच्छा, ये कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक है ये अक्टूबर से शुरू होगा, सितंबर तक तो कॉल है अवेलेबिलिटी के लिए, फिर अक्टूबर से होगा और ये नवंबर तक जाएगा, नवंबर के सेकंड वीक तक मोस्ट प्रोबेबली 6 नवंबर तक। काफ़ी टाइम है अभी क्लब्स के पास और आप समझते हैं कि एक अच्छी जगह उनको दे कैन पुट देमसेल्व्स बैक टुगेदर। अगर कोई डिसबैंड भी हुए हैं कैंप्स और नहीं आ रहे अभी, प्रैक्टिस में भी टाइम है कि इस अरसे में जो है वो अपनी ट्रेनिंग और कैंप्स वगैरह लगा के कर सकते हैं। चलें, बहुत अच्छी खबर है, नेशनल कप चैलेंज कप का जो है वो व्यूवर्स आगाज़ जो है वो उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है और जितने भी क्लब्स और हम शुरू में फास्ट स्पोर्ट्स ने काफ़ी जो है वो लाइव कवरेज भी दिए हैं, जो हमारे सेकंड टियर के या प्रीमियर लीग के क्लब्स के मैचेस होते थे आपस में क्लब लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे जो मैचेस होते थे, जिसमें ऐसे गार्डन जैसे आपने कहा इनको भी हमने फीचर किया और भी पोपो एफसी जो है उनको भी हमने फीचर किया और भी काफ़ी क्लब्स हैं और उम्मीद करते हैं ये भी एक अच्छा जो है वो जो डेट दी गई है उसी डेट पे स्टार्ट हो जाए और हमारे वो जो क्लब थोड़े से अभी एक्टिव नहीं थे वो भी एक्टिव हो जाएं। नेक्स्ट मैंने सुना है कि एक बड़ी अब मैं क्या कह सकता हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक ख़त लिखा है और ये ख़त लिखा है फीफा को कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हैं हारून मलिक, उनको हटा दिया जाए। आपकी बात दुरुस्त है।
ये क्यों लिखा गया है खत, और वो भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, और फीफा का फिर जवाब जो आया है वो आप मुझे बताएंगे क्या जवाब आया? देखिए, बीइंग स्पोर्ट्स एंकर पर्सन, आप स्पोर्ट्स का एक शो होस्ट करते हैं, आपके पास दिन में इस तरह की तकरीबन सैकड़ों खबरें आती होंगी। आपने एनालिसिस भी किया होगा कि ये एक ट्रेंड बन गया है, बार बार इस मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से रिलेटेड। ये भी कुछ दिन पहले भी तो इन्होंने कहा था कि आप जो है वो हम आपके मेंबर्स को नहीं मानते जो हैं Exactly. कमेटी के, और हम इनको चेंज करें, फिर इलेक्शंस करवाए और कुछ इस तरह की बात। जी। अब ये मामला जो है ये खुल के सामने आया है थोड़ा सा, कि उन्होंने खत लिख दिया और वो भी फीफा को, Exactly. और उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए, और आप जो है वो हारून मलिक के बारे में भी बताइए थोड़ा सा, उनका क्या मौक़िफ़ है फुटबॉल को लेकर, या उन्होंने इसके बारे में भी कोई बयान दिया है या नहीं दिया, और फीफा ने क्या रिएक्शन दिया? नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो चेयरमैन हैं हारून मलिक, उनके जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और इंतज़ामी मामलात के मुतालिक जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, उससे तो बहुत वाज़ेह है कि ही इज़ द राइट काइंड ऑफ गाय। Okay. वो काम करना चाहते हैं, तंजीम उनके साथ काम करना चाह रही है, और एवरीबडी इज एक्सटेंडिंग देयर उनको कोऑपरेशन। मसला कोई भी नहीं है, सब पूरी फीफा फेडरेशन को, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को, ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है उनको कोई उनमें मसला नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये इट्स नॉट अ स्मॉल स्टेप, इट्स अ वेरी बिग स्टेप कि आप डायरेक्ट फीफा को जो है वो एक ख़त लिख दें कि इस बंदे को रिमूव करें। ये बात आपकी, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ, और अपने फेलियर के बारे में बताना कि हम अपने इंटरनली जो अपने मामला हमारे मामला हल नहीं हो रहे जी, आप आगे, उनका क्या जवाब है? निदामत वाली बात है। उनका जवाब ये आया कि जी अगर आप मफाहमत की तरफ नहीं जा पा रहे, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और नॉर्मलाइजेशन कमेटी, तो हम एक न्यूट्रल वेन्यू पे आप लोग आएँ, जस्ट लाइक यूएई हो सकता है, इसमें मोस्ट भी आप तीनों आ जाए और हम बैठ के जो है वो एग्जैक्टली वो मफाहमत यही के हम लिए अपने शोज में भी बात कर रहे हैं कि जो भी मसाइल हैं उनको जो है वो आप हल कर सकते हैं। कोई भी अब वो प्रॉब्लम ऐसी होती नहीं जिसको हल नहीं। मुतालबा भी मुझे लगता है काबिल कबूल नहीं है। उनका कहना ये है, जो आईपीसी, जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जेरे निगरानी और जेरे हिदायत जो उन्होंने इनको हटाने का कहा, वो अब ये बात जो है, इस पे तो मुझे लगता है कि हम ऑब्वियसली एक किताब लिख सकते हैं। अच्छा। कि वो क्यों ये चाह रहे हैं। इसके पीछे बहुत से मकसद हो सकते हैं, बहुत से मकासद हो सकते हैं। चलो 2-4 लाइनें बता दें मुझे किताब। मे बी वो अपनी पसंद की और अपने जो जिस तरह का कोई मैनेजमेंट स्टाइल है उस तरह कुछ उस तरह की मैनेजमेंट चाहते हैं, या किसी मखसूस तर्ज पर इंतजामी मामलात चलाना चाहते हैं। इसमें उनकी कारोबारी मफाद भी हो सकता है। अब ये कहना ये मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है, हाँ जी, उनका मुतालबा ये है कि हारून मलिक की जगह एक नया फोकल पर्सन अपॉइंट किया जाए जो यहाँ से सिचुएशन को टेक ओवर करे। अच्छा, ये अब मामला जो है वो अब यहाँ से थोड़ा सा जो है वो अवाम में ले जाता है सोच को, कि अगर एक नया फोकल पर्सन आ जाता है, वो सबसे पहले इस मामले को हल करने के लिए जब जिम्मेदारी लेता है, तो वो भी इसी तरह की इक़दाम करेगा, या लीक करवाएगा, या वो सबसे पहले तो मुतालबा ये है कि इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन की तरफ जाएं, बिल्कुल ऐसे ये इलेक्शन करवाए जाएं अपनी पसंद की। जबकि फीफा फेडरेशन हमारी अभी इलेक्शन की तरफ जाने का नहीं सोच रही। उन्होंने जो टाइम दिया है वो नेक्स्ट ईयर आई थिंक 2024 मार्च तक का एक जो उन्होंने टेंटेटिव विंडो दी है कि आपके पास नेक्स्ट ईयर मार्च तक का टाइम है, आप अपने ये मामलात जो हैं वो उनको किसी दुरुस्त सिमत में लेकर जाएं, और फिर जो है पाकिस्तान फुटबॉल की तरक्की की बात करें। अभी इंटरनली मामला ख़राब हैं, और जिस तरह आप उसको पोर्ट्रे भी कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पे, ये तो बहुत इमेच्योरिटी वाली जो है वो सिचुएशन है कि आपके स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जिन्होंने ख़त लिखा है, जो भी मामला था, अगर किसी को कोई इश्यूज थे भी तो वो हारून मलिक से थे या जिससे भी थे, या फेडरेशन के कुछ लोग, या नॉर्मलाइजेशन कमेटी। अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी भी तो वो ना फेडरेशन ने बनाई है ना स्पोर्ट्स बोर्ड ने, वो भी तो एक वो बामी इश्तराक से ऑब्वियसली, और वो बनी भी इसी वजह से थी कि इन तमाम मसाइल को हल प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाता और फिर इसको हल किया जाता। और उनको उसी जो है वो जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उन्हीं के चेयरमैन से इशू हो गया है। और लेट्स सी अब आगे जो है वो इस चीज़ का क्या जो है वो फीडबैक आता है, किस तरह से अब फीफा ही इसको हल करता है किसी वेन्यू पे। हमारे ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और ये जो फेडरेशन के लोग हैं ये चाहते हैं, या फिर स्पोर्ट्स बोर्ड बैकफुट पर चला जाता है और खामोशी इख्तियार कर लेता है, और उसके बाद अगर तो खामोश रहता है तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि वो फिर कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर खिचड़ी पकती चली जाएगी और अंदर ही अंदर वो कुछ बनता चला जाएगा तूफ़ान, और एकदम फिर किसी वो बम फट जाएगा किसी ऐसी जगह पे कि ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ।
तो अल्लाह करे ये मामलात हल हो जाए और हमें जो है वो, लेकिन यहाँ पे एक गुड न्यूज़ भी है और वो ये है कि नेशनल कप चैलेंज कप जो है उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। जितने भी क्लब्स हैं उनके पास टाइम है, सितंबर में ये शुरू हो रहा है, अपनी अवेलेबिलिटी आप दे सकते हैं और फिर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करके ये सेकंड ईयर के मैचेस उसके लिए प्रीमियर लीग के लिए। बहुत शुक्रिया माज, आपने हमें ज्वाइन किया और काफ़ी इनसाइड जो स्टोरीज़ है आपने हमारे साथ शेयर की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे जी हाँ कुछ ट्वीट्स का सिलसिला और सबसे पहली ट्वीट हमारे पास कौन सी है आइए आपको दिखाते हैं। इमोशनल सीन्स आफ्टर न्यूजीलैंड वन अ वर्ल्ड कप गेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स टूर्नामेंट्स। और बहुत ही खुशी का लम्हा था अफरीदी, ये न्यूजीलैंड जीता है 1-0 से ये मैच। किस तरह से आप देखते हैं? जी बहुत ही बड़ी विक्ट्री इस लिहाज से भी है कि आप देखें कि उनके मुल्क में पहली बार एक वर्ल्ड कप मुनक्किद हो रहा है और फिर पहली बार ही किसी मेंस और वुमेन्स दोनों में से, मेंस भी कभी अपना मैच नहीं जीती, तो आप जीतते हो और अपने होम फैंस के अगेंस्ट जीतते हो, तो बहुत बड़ी विक्ट्री है इनकी। अफरीदी पहला मैच जो जीत लिया है, आगे टूर्नामेंट में भी अच्छा ही आगाज रहेगा, इसी तरह से अच्छे मैचेस खेलती रहेगी न्यूजीलैंड, या ये शुरू की मोटिवेशन है? शुरू की मोटिवेशन बहुत बड़ा बूस्ट मिल गया है, जो भी है आप शुरू की कह ले, क्योंकि ओपनिंग डे था, ओपनिंग सेरेमनी थी और फिर न्यूजीलैंड होम ग्राउंड, हादसा भी है वो बाद में हम जिक्र करेंगे उसका। हाँ, तो ये थोड़ा सा मोराल उसने डैमेज तो किया होगा, लेकिन ये कि पहले मैच पे आ जाते हैं। इन्होंने नॉर्वे को व्यूअर्स हराया और नॉर्वे जो है वो 1995 की चैंपियन टीम है और नॉर्वे की टीम में करंटली एडा हेडरबर्ग खेलती हैं, जिसने अभी रिसेंटली बैलन डी'ओर जीता था, मतलब अलेक्सिस पुटियस से पहले एडा हेडरबर्ग ने बैलन डी'ओर जीता था। इस मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन न्यूजीलैंड का डिफेंस, नॉर्वे की विमेन्स टीम में भी अर्लिंग हालैंड है उनके पास। जी बिल्कुल, और एक तरह से फीमेल अर्लिंग हालैंड ही है वो। जी हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने इनके अगेंस्ट जीता है, तो ये वाकई में बहुत बड़ी विक्ट्री है। और न्यूजीलैंड के नेबर्स जो हैं, अब उनकी बात करते हैं, नेक्स्ट ट्वीट पे चलते हैं और नेक्स्ट ट्वीट में ऑस्ट्रेलिया गेट्स द विन, ये दोबारा करेंगे यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया गेट्स द विन। जी हाँ, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना मैच जो है वो आयरलैंड के अगेंस्ट 1-0 से जीत लिया है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। तो दोनों हमसाए अफरीदी ममालिक हैं और काफ़ी खुश होंगे कि हमने पहला मैच जीत लिया है, और फिर हमसायों का जब आगे जाके अपना मैच पड़ता है तो वो बड़ी एक फैंस की एक इनकी राइवलरी भी है आपस में, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की। बिल्कुल इनकी राइवलरी है, हर स्पोर्ट्स में है, सिर्फ फुटबॉल में नहीं। ऑफ कोर्स इनकी रग्बी की काफ़ी एक इम्प्रेसिव राइवलरी है, लेकिन ये कि इनके लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट। और व्यूअर्स, सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बात ये कि अभी से ही रिकॉर्ड टूटना शुरू हो गए। अब होम ग्राउंड का जो रिकॉर्ड है, जिस तरह ट्वीट में भी आ रहा था, बिल्कुल 75,784। जी बिल्कुल, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अटेंडेंस थी और इस मैच को पहले एक 40,000 के ग्राउंड, जो पैकेज में भी आपने सुना, लेकिन इनको मुंतकिल किया गया सिडनी में। सिडनी का ग्राउंड जो है वो, क्योंकि टिकट्स की फरमाइश बहुत ज़्यादा थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने फिर एडजस्ट करने के लिए सिडनी में मुनक्किद किया, जहाँ पे 82,000 कैपेसिटी थी और ऑलमोस्ट 80 टच कर गया था ये मैच। ओके बिल्कुल, और यहाँ नेक्स्ट ट्वीट हमारे पास कौन सी आई आपको दिखाते हैं, और ये ट्वीट है, 2 people killed in a shooting in Auckland hours before city host FIFA Women's World Cup opening match। अफरीदी, ये क्या खबर है? सैड न्यूज़ है, लेकिन कैसे ये हादसा पेश आया? अच्छा, ये एक तरह से इस लिहाज से बेहतर हुआ कि ये अर्ली मॉर्निंग में हुआ था, मतलब इसके बाद मैच था और सेरेमनी थी, कि वो जो एक तरह से एक बैड न्यूज़ आई थी पूरे मुल्क के ऊपर, और वो फिर मैच जब जीता ना तो वो एक तरह से इधर उधर हो गई, वरना इस न्यूज़ ने बहुत ज़्यादा एक तरह से डैमेज तो करना था वर्ल्ड कप, वो डैमेज हो भी चुका है एक तरह से, क्योंकि न्यूजीलैंड में पहले भी इस तरह का एक मस्जिद में वाक़या आया था शूटिंग का, और ये फिर से एक इस तरह सिचुएशन बनी कि एक ऑकलैंड में ही, क्योंकि पहला मैच होना था और ओपनिंग सेरेमनी भी थी, तो वहाँ पे एक बंदे ने एक बिल्डिंग के दौरान फायरिंग शुरू कर दी, और उस बिल्डिंग में जितने भी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था, सारे लोग सोए हुए थे, तो सब अपने घरों से निकल के भागना शुरू हुए जो उस जगह पे करीब थे। फिर इसने एक फ्लैट में एंटर होकर 2 बंदों को शूट किया, वो तो उसी जगह पे दम तोड़ गए। फिर बाकी भी इन्होंने फायरिंग की और ज़्यादा लोग इनको मिले नहीं, जो मिले वो कुछ इंजर्ड भी हैं, तो ये एक बहुत ही सैड न्यूज़ है। साइकी का कोई केस था, लाइक ऐसे ही वो बंदा गोलियां मार रहा था लोगों को? वो अब ऑब्वियसली जब डिटेल्स आएंगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी तो बिल्कुल इनिशियल है, अभी तो आज ही के सारा इंसिडेंट
एक तरह से हुआ, अनफोल्ड बिल्कुल। हुआ है। तो अभी कुछ दिनों में पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या इशू। चले अब आगे शायद और भी सख्ती हमें देखने को मिले न्यूजीलैंड की तरफ से, होस्ट कंट्रीज की तरफ से वर्ल्ड कप को लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आगे कोई ऐसा हादसा पेश ना आए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं, और नेक्स्ट जो है वो रियाद मैहरेज टू अल अहली। Here we go. The documents are being exchanged as Manchester City and Al Ahly want the deal signed by the end of the week. जी रियाद मैहरेज फाइनली जो है वो अब जा रहे हैं फिर अल अहली में। जी बिल्कुल, और अल अहली की टीम काफ़ी मजबूत हो गई है। अब देखेंगे ऑलरेडी जो है फर्मिनो को साइन कर चुके हैं, और माहरेज ट्रेबल विनर, और एज भी ऐसी है कि बिल्कुल पीक एज में जा रहे हैं। अल नसर ने तो मेरा हाल सारे जो पैसे थे बाकी प्लेयर्स के भी वो रोनाल्डो को दे दिए और उनको सिर्फ ले लिया। उन्होंने कहा कि एक जो है वो ले, बाकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करके थोड़े थोड़े प्लेयर्स को ले रहे हैं। हाँ, और क्योंकि रोनाल्डो एक मेगा स्टार भी हैं, अब उसी ने सारा कुछ जो है वो लेकिन push ये किया मुश्किल हो जाएगा रोनाल्डो के लिए भी ऑफ कोर्स, जब इस तरह के प्लेयर्स बाकी प्रो लीग में आते हैं, सऊदी प्रो लीग में, और जब मैचेस होंगे तो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस के ऊपर ही रोनाल्डो भी टिकेंगे, उसके बगैर तो वो भी नहीं टिक सकेंगे। तो मे भी एक सीज़न 2 सीज़न जब सऊदी प्रो लीग देखे कि अकेले अगर वो नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पाए तो मुश्किलात हो जाएंगी। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर अगले ही सीज़न 1 साल बाद भी रोनाल्डो चले जाते हैं, या इवन ये जो न्यूकासल के साथ लोन है वो वापस भेज देते हैं, उसके बाद यूरोप में ही रहते हैं किसी क्लब के साथ, तो मुझे इसमें कबात नहीं होगी, क्योंकि जो मेगा एक चीज़ थी वो पुल ऑफ हो गई है सऊदी की तरफ से। मतलब उन्होंने वो कैचअप का बॉटल खो लिया है, अब वो खुद ही जो है वो कैचअप उससे निकलना शुरू हो गया, और सारे प्लेयर जो हैं खिंचे हुए आ रहे हैं, वो ट्रेंड सेट हो गया है। चलिए लेट्स सी, अल अहली के लिए ये बड़ी न्यूज़ है और कि सऊदी प्रो लीग में अब जो है वो अल अहली के लिए खेलेंगे रियाद मैहरेज, और रियाद मैहरेज के फैंस के लिए भी है क्योंकि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने मैनचेस्टर सिटी जो जिन्होंने ट्रैवल जीता उनके लिए दी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, लिवरपूल विल कंप्लीट जॉर्डन हैंडरसन डील विद अल इत्तेफाक सून एंड कीप वर्किंग ऑन फैब्रिनोज एक्सिट। और इनके बारे में भी हम काफ़ी प्रोग्राम्स में बता रहे हैं कि ये डील हो चुकी है, होने वाली है, कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे जो है वो हैंडरसन सऊदी प्रो लीग की तरफ माइल हुए। अब अफरीदी आपको लगता है ये भी आने वाले हफ्तों में फाइनलाइज्ड हो जाएगी? अब ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। कल जो हम बात कर रहे थे कि इनके ट्रांसफ़र के ऊपर थोड़ा सा नेगोशिएट करे, लिवरपूल फ्री में नहीं देना चाह रही थी, और अल इत्तेफाक जो थे वो उनसे रिक्वेस्ट उन्होंने किया था कि हमें फ्री में दे दो। लेकिन अभी ट्रांसफ़र फ़ी कितनी फिक्स हुई है और किस पे आके लिवरपूल ने बात मानी है, वो अब जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट 30 मिलियन वो पहले कह रहे थे, आपने कहा कि आपको लगता है कि 15 to 20 मिलियन के अंदर अंदर ये बात हो जाएगी? हाँ, और मुझे लगता है इसी के बीच में ही बात हुई है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अल इत्तेफाक, ये न्यूज़ भी जो है वो आ जाएगी जल्दी के, बहुत जल्दी आ जाएगी। और फबीनियो भी जो उनके एक दूसरे मिडफील्डर हैं वो भी काफ़ी इंप्रेसिव प्लेयर हैं, और वो भी अगर आ जाते हैं तो एक तरह से ये लीग वाकई में बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होगी। अब चलें बिल्कुल, और ये कुछ ट्वीट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, कुछ न्यूज़ जो आपके साथ बताई हैं। आप इस प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे fastsports.tv, ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आप इन शोज़ के रिपीट्स देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे भी आप इन शोज़ के रिपीट्स देख सकते हैं, और हमारा चैनल है यूट्यूब पे फास्ट स्पोर्ट्स पीके, इसको आप सब्सक्राइब करें और यहाँ पर जो है वो हमारे शोज़ के रिपीट भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, पूरी दुनिया से जितनी भी स्पोर्ट्स हो रही हैं उसके बारे में अपडेटेड रहने के लिए। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी गोल्डन बूट में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफ़िज़।